हेलो द फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द अमृत पाठशाला में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चैप्टर आपके सीएसईटी के एग्जाम में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन समझ में ही नहीं आता है, पल्ले ही नहीं पड़ता है। बट मैं आपको एक फंडामेंटल चीज बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपके जानकारी में आप सभी के लिए, वो चाहे लॉ पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, एवरी पर्सन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक कंपल्सन है जानना। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना जाता है कि हमारे देश के नागरिक हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है। सोचिए कि हमारे नागरिक जिनको लॉ पढ़ना है उनको कॉन्स्टिट्यूशन का तो ज्ञान ही नहीं हो पाता है। एंड व्हाट अबाउट दोस्त जो लॉ पढ़ते ही नहीं, जो मैथ से हैं, जो साइंस से हैं। तो आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे पढ़ना है कि चाहे आप लॉ के बैकग्राउंड से हो या फिर ना हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। सबको पता है हमारे देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान। लेकिन सबसे पहला प्रश्न आप सभी से ये है कि व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? देश को चलाने के लिए, क्योंकि जब तक अंग्रेज थे तब तक वो अपने हिसाब से देश को चला रहे थे। जैसे ही अंग्रेज चले गए तो अब हमें अपने देश को अपने हाथ से चलाना था और हमारे पास कोई उसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं था। एंड दैट्स व्हाई वी नीडेड अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी मदद से हम अपने देश को चला पाए। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का भी एक अपना स्टोरी है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑफलाइन वालों के लिए मैराथन क्लास है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई थी? 6 दिसंबर 1946 को हमारे देश में एक कमिटी का, यानी एक समिति का गठन किया जाता है, कमिटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस कमिटी का नाम था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संवैधानिक सभा। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 6 दिसंबर 1946 को बन गई थी, लेकिन अभी तक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन, कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, वो इंसान ही अभी तक इसमें शामिल नहीं थे। वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब शामिल किया गया? हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। हमारे देश की आजादी के साथ हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स का बुद्धि भी खुलता है। जैसे हमारे देश से जंजीर खुलती है गुलामी की, वैसे ही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के बुद्धि से भी जंजीर खुलता है और उनको एहसास होता है कि भाई हमारे देश में एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। इस बुद्धिमान इंसान को बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना सकते हैं? सो दैट्स व्हाई 29 अगस्त, तारीख याद रखिएगा कब, 29 अगस्त 1947 को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को इंक्लूड किया था, जिसका नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी की थी और आपके इंडिया के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे, सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम बहुत तेज हो गया। और एंड आफ्टर अ डीप एनालिसिस एंड आफ्टर अ क्रूशियल स्ट्रगल ऑफ 2 years 11 months and 18 days we got the world lengthiest constitution। हमारे पास, हमारे हाथ में था दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये भी डेट आपको याद रखना है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन कब पूरे होते हैं? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे होते हैं कब? 26 नवंबर, तारीख याद रखिएगा कब? 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तो तैयार हो जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता है। दैट्स व्हाई 26 नवंबर को हम किस डे के रूप में मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस महीने में आपका नवंबर अटेम्प्ट का एग्जाम आता है, 9 नवंबर को आपका एग्जाम होगा एंड 26 नवंबर 100% श्योर नवंबर के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, क्योंकि एक तरह से करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया और ये एक तरह से हमारा
लीगल एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन होगा, दोनों में फिट इन हो रहा है। तो क्या मनाया जाता है 26 नवंबर को? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। सिंपल, इतनी बात याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक बेसिक सवाल आप सभी से मेरा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को लिख दिया गया था, पूरा हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम, फिर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि 1929 से हमारे देश में एक प्रथा थी कि हम 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाते थे। उसको हम एक इंपॉर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते थे और हम ये मानते थे कि हमको आजादी कब मिलेगी थी? 26 जनवरी को ही हमें आजादी मिलेगी। हमने अंग्रेजों से भी यही डिमांड किया था कि 26 जनवरी को हमें आजादी मिले, लेकिन हमें आजादी मिली कब? 15 अगस्त 1947 को। तो इंडिपेंडेंस डे क्या हो गया? 15 अगस्त। अब हमें 26 जनवरी की कोई तो इंपॉर्टेंट डे मनाना था, सो दैट्स वाई 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को हमने क्या किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स मतलब समझ रहे हो? लागू हो गया, बन के तैयार तो हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। एंड ये लागू हुआ था 26 जनवरी को, जिसको हम किस रूप में मनाते हैं? इट इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा कैसे मनाते हैं? रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। सिंपल, इतनी स्टोरी याद रहेगी सबको। चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बैकबोन तो आप समझ गए कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अकेले लिखा था? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का एक इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनके बगैर कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बने ये संभव नहीं था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में और भी लोग थे पूरी कमिटी में। अगली चीज आपसे ये प्रश्न है कि मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमारे देश में सबसे बड़ा प्रश्न था कि भाई अब हमारे देश की सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में ऑपरेट करेगी, मतलब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश होगा, या फिर हमारा देश क्या होगा? एक डेमोक्रेटिक होगा या फिर ऑटोक्रेटिक होगा। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही, या फिर कम्युनिस्ट सरकार होगी। अब इसका जवाब हमें मिलता है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से। कहां से मिलता है? प्रीएम्बल कहता है इंडिया इज अ सोवर्ण, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमें इस बात का पता चल गया कि हमारा देश कोई तानाशाही नहीं होगा, कोई अफसरशाही नहीं होगा। हमारा देश कैसा होगा? लोकतांत्रिक देश होगा। अब आपका प्रश्न होगा, सर ये लोकतंत्र नहीं डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? तो डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा अपॉइंट की जाती है। डेमोक्रेसी मींस एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा अपॉइंट की जाती है, जो लोगों के लिए काम करती है और जो लोगों की है। द गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट लोगों की है, लोगों के लिए काम करती है और लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है, ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हमारे देश में देख लीजिए, हमारे देश में जनता हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स को चुनती है। प्राइम मिनिस्टर के पद पे कौन बैठेगा, कौन तय करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड दैट हु विल सीट ऑन द थ्रोन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। पहले क्या था? हमारे देश में राजतंत्र था, मोनार्की, जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता था और रानी की बेटी ही राजकुमारी बनती थी और आगे चल के रानी बनती थी। लेकिन आज राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, राजा वो बनता है जो काबिल होता है। कौन बनता है? राजा जो काबिल होता है वो राजा बनता है। तो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इतनी बात समझ में आ गई? इंडिया कौन सी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखा गया
तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले देखा गया कि हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्या है। तो हमारे देश में प्रॉब्लम ये थी कि हमारे देश के लोगों को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले थे। हमारे देश में प्रॉब्लम ये थी कि हमारे देश के लोगों के कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। हमारे देश में प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेजी सरकार जैसे मन करता था वैसे काम करती थी, और अंग्रेजी सरकार से पहले राजा महाराजा जो चाहते थे वैसे देश को, वैसे अपने राज्य को चलाते थे। तो सरकार जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ये डिसाइड किया गया कि अब राजा महाराजाओं की मर्जी नहीं चलेगी, अब ब्रिटिशर्स की मर्जी नहीं चलेगी, इवन अब पॉलिटिकल लीडर्स की मर्जी नहीं चलेगी। देश में वो होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, ना कि पॉलिटिकल लीडर चाहेगा। क्या होगा देश में? वो होगा जो हम डिसाइड करेंगे। सो व्हाट दे थॉट कि हमारे देश में सबसे पहले तो हमारे सिटीजन्स के पास क्या होने चाहिए? फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिला? द सिटीजन्स ऑफ इंडिया गॉट द फंडामेंटल राइट्स। हमको मिले कुछ मौलिक अधिकार। पहले आपको पता होगा हमारे देश में आजादी से पहले जाति धर्म पे भेदभाव होता था। आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, आप इस कास्ट के, आप उस कास्ट के, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। आप लड़की हैं, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन जैसे ही हमारे पास फंडामेंटल राइट्स मिले, अब हमारे पास सब हर चीज में बराबर का अधिकार मिल गया। हम चाहे किसी भी जाति के हों, हम चाहे किसी भी जेंडर के हों, हमसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी किसी व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं तो अधिकार का लोग गलत फायदा उठाते हैं, गलत उपयोग करते हैं। ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपको कुछ शक्ति दी जा रही है तो आपके ऊपर क्या होनी चाहिए? कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। आपने मैनेजमेंट में पढ़ा था पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फंडामेंटल राइट्स आ रही है और अथॉरिटी, ये आपका हक है, आपका अधिकार है, आपका पावर है। लेकिन क्या पावर दे के काम चल जाएगा? तो नागरिक तो फायदा उठाएंगे, सरकार को जूता से निकाल के मारेंगे। हाँ, सरकार को ऐसे पटक के मारेंगे फिर अगर ज्यादा फंडामेंटल राइट दे दिए। दैट्स वाई हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया कि बेटा तुमको फंडामेंटल राइट तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपको पूरी करनी होंगी। तो दिस आर द टू बेसिक फंडामेंटल थिंग्स जो हमारे देश के सिटीजन्स को मिली। कौन कौन सी चीजें? फंडामेंटल राइट्स जो हमारे देश के सिटीजन्स को पावर देती हैं, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे देश के सिटीजन्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां आपको देती हैं। आपके जिम्मे कुछ जिम्मेदारियां। क्या जिम्मेदारी आपके जिम्मे? कि देश के सरकार में जो भी इंसान बैठा है उसका नाम सही तरीके से लेना। जैसे कुछ लोग नाम लेते हैं मोदी जी का अलग अलग तरीके से, गांव में आपने देखा होगा योगी जी का अलग अलग तरीके से। चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, वो पॉलिटिकल लीडर अच्छा है बुरा है डजंट मैटर, अगर वो उस पदवी पे बैठा है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि उसका नाम सम्मानजनक तरीके से आप लेंगे। समझ में आ रही है बात? आप उसकी आलोचना करें, आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, यह आजादी है, लेकिन आप उसका नाम सम्मानजनक तरीके से लेंगे। कुछ और भी चीजें, जैसे हमारे देश के नेशनल फ्लैग की हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान हमें करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ में आ गया? तो आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है, दिस इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। आपके मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। सबसे पहले अगर हम बात करें, अच्छा फंडामेंटल राइट से पहले भी कुछ चीजें हैं, जैसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पे आते हैं, इस वाले पेज पे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद मैंने आपको बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था। भाई इतना बड़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स बनाने पड़े पता है? इनिशियली हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स बनाने पड़े? 22 पार्ट्स बनाने पड़े, 22 हिस्से करने पड़े कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा था कि इसमें कितने आर्टिकल्स डालने पड़े? 395 आर्टिकल्स डालने पड़े। और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स डालने पड़े? तो इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स हमें ऐड करने पड़े थे। तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 22 पार्ट्स यानी 22 भागों में। 395 आर्टिकल्स को कंसिस्ट करता है, इसके पास 395 आर्टिकल्स हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट 8 शेड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियां हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आता है। कोई भी चीज समय के साथ बदलनी चाहिए। इवन आप अपने आप को देख लीजिए, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले आप जैसे दिखते थे,
मैं अपने आप को कह रहा मैं जैसा दिखता था, क्या मैं आज भी वैसा ही दिखता हूं? कुछ लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख के हंसते हैं, मजा लेते हैं, क्या मैं आज भी वैसे दिखता हूं? नहीं, बदलाव हुआ है ना। उसी तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब हमारे देश की परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन समय के साथ देश में बदलाव हुआ, देश के हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बदलाव हुए, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस हुए। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 पार्ट्स थे अब कितने हो गए? 25 पार्ट्स हो गए। कितने हो गए? 25 पार्ट्स हो चुके हैं। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, विथ अमेंडमेंट अब कितने हो चुके हैं? 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स को इंक्लूड किया जाए तो। ठीक है। और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स थे उनकी संख्या कितनी हो गई है? 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, एज ऑन अ करंट डेट, आज की तारीख में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स आर देयर। समझ में आया? इतनी बात स्पष्ट है। अब मैंने आपको बताया कि हमारे देश के सिटीजन्स को दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट, आपके मौलिक अधिकार, एंड द सेकंड वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके मौलिक कर्तव्य। नाउ व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? बताइए। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो ना तो हमसे देश की सरकार छीन सकती है, ना तो कोई इंसान छीन सकता है। अगर कोई भी इंसान हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, तो ऐसे इंसान को दंडित किया जाएगा, ऐसे इंसान को पनिश किया जाएगा। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सो फंडामेंटल राइट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ अ सिटीजन। बिना फंडामेंटल राइट के हम अंग्रेजों की गुलामी के बाद अपने देश के नेताओं के गुलाम बन जाते। we will suffer the problems which were suffering before the independence। हम वही प्रॉब्लम सफर करते जो हम इंडिपेंडेंस से पहले सफर कर रहे थे। so that's why we have been granted the fundamental rights under Indian constitution। ये फंडामेंटल राइट्स की चर्चा कहां की गई है? तो याद रखिएगा, किस पार्ट में की गई है? पार्ट 3। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स, ओरिजिनली अभी 25 है। तो 22 पार्ट्स में से जो पार्ट 3 है, तीसरा जो हिस्सा है, इसमें आर्टिकल्स, इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई। कौन से आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल नंबर 14 टू 32। कई जगह आपको आर्टिकल नंबर 14 टू 35 भी दिखेगा, लेकिन आप 14 टू 32 ही मान के चलिएगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर अनुच्छेद संख्या 32 तक क्या मिले आपको? फंडामेंटल राइट्स। सिंपल। अब एक एक फंडामेंटल राइट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले हमें कुछ और टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आप जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो आपको अगेंस्ट स्टेट मिले हैं, तो आपको समझना पड़ेगा स्टेट का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको मिले हैं, जो हर सिटीजन्स को मिले हैं, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो उन लोगों को मिले हैं हु आर द पर्सन ऑफ फॉरेन कंट्री बट दे आर ऑन इंडियन लैंड। अब उसे कौन सा इंसान ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं फॉरेन कंट्री का है लेकिन इंडियन लैंड का है? तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पहले समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्टेट किसे कहते हैं। क्या भाई? स्टेट किसे कहते हैं? आप स्टेट का मतलब क्या समझते हैं? राज्य। अगर आप ये समझते हैं तो नहीं। सबसे पहले स्टेट का डिफिनीशन कहां दिया गया है? तो स्टेट को डिफाइन किया गया अंडर आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है स्टेट को। सबसे पहले स्टेट के डिफिनीशन में आर्टिकल 12 क्या कहता है बताइए। आर्टिकल 12 कहता है द वर्ड स्टेट इंक्लूड्स पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड एनी अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12। डिफिनेशन बताइए। अकॉर्डिंग टू स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट में इंक्लूड होगा क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले पहला पॉइंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर, एंड तीसरा है आपका एनी अदर अथॉरिटी, कोई भी अदर अथॉरिटी जो कैसे है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के पृष्ठभूमि के अंदर है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारे देश के क्षेत्रफल के अंदर आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो हमारे देश की सरकार के नियंत्रण के अंदर काम करती है, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सा डिफिनेशन है। आर्टिकल 12 हमें 3 बातें कहता है। पहली बात ये कहता है कि स्टेट के डिफिनेशन में पार्लियामेंट आएगा, पार्लियामेंट यानी संसद भवन, संसद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा। दूसरी चीज स्टेट लेजिस्लेचर आएगा, एंड तीसरी चीज एनी अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो भारत के अंदर है और जो भारत के सरकार के नियंत्रण के अंदर है, इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट, उसे हम स्टेट कहते हैं। तो हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं? अगेंस्ट स्टेट मिले हैं। चलिए अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। तो फंडामेंटल राइट्स कहां है? पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 32। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर, आगे वाले पेज पे बात कर लेते हैं, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वेलिटी। क्या कहता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजरों में सब लोग बराबर हैं। इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और सबको कानून बराबर सुरक्षा देगा, कानून सबकी बराबर सुरक्षा करेगा, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? मैंने आपको बताया कानून की नजरों में सब लोग बराबर हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या देश का आम नागरिक, सब लोग कानून के लिए बराबर है, और कानून सबकी बराबर सुरक्षा करेगा। द लॉ विल प्रोटेक्ट इक्वली टू ऑल द पर्सन्स, सबको कानून इक्वली प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दिस इज आर्टिकल 14। सिंपल, इतनी बातें याद रहेंगी। अगला है एक ऐसा आर्टिकल जिसपे एक मूवी भी बनी है, आर्टिकल 15। कौन सी मूवी बनी है इस पे? सिंपल, मूवी का नाम भी क्या है? आर्टिकल 15। आयुष्मान खुराना की मूवी है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको। यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा, वेबसाइट्स वगैरह पे मिल जाएगा। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? कोई भेदभाव नहीं करना है किसी व्यक्ति के जाति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, किसी व्यक्ति के जेंडर के आधार पे, किसी व्यक्ति के रिलीजन के आधार पे, किसी व्यक्ति के रेस यानी उसके कलर के बेसिस पे, वो काला है, गोरा है, भूरा है, नीला है, इस बेसिस पे, और किसी व्यक्ति का जन्म कहां हुआ है इस बेसिस पे। सो यू कांट डिस्क्रिमिनेट इन अ पर्सन अमंग अ पर्संस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड रिलीजन। देखिए ये कहता है, ये आपका थोड़ा सा नेगेटिव फंडामेंटल राइट है जो आपको एक नकारात्मक मौलिक अधिकार देता है। कहता है कि आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे क्या कहता है? सबको लोग बराबर देखेंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो कहता है क्या कहेगा? नो डिस्क्रिमिनेशन। क्या करना है? ऑन द बेसिस ऑफ 5 थिंग्स, CSPRR, शॉर्ट में। C का मतलब क्या होगा? कास्ट, जाति के आधार पे। S का मतलब सेक्स यानी कि जेंडर के बेसिस पे। P का मतलब प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म कहां हुआ है। जैसे जिसका जन्म बिहार में होता है, अब देखो बिहारी आ गया, जिसका जन्म बिहार में होता है उसको बिहारी कहते हैं लोग, उसके साथ भेदभाव करते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म कहां हुआ है आपका।
एंड रेस, आपका कलर कैसा है, रेस का मतलब कलर, याद रखिएगा कलर, फेशियल कलर, आपके शरीर का कलर कैसा है। एंड आर का मतलब रिलीजन, आपका धर्म कैसा है, कौन से धर्म से आप आते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं कि ईसाई हैं। तो इन बेसिस पे आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। किस किस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे एंड रिलीजन के बेसिस पे, आर्टिकल 15 कहता है। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, आर्टिकल नंबर 16। ये क्या कहता है भाई, आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि हर इंसान को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कोई सरकारी नौकरी आ रही है तो क्या होगा, सबको बराबर का हक मिलेगा उस सरकारी नौकरी में भाग लेने का। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का अवसर मिलेगा। किस बात में बराबर का अवसर मिलेगा, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरी, जिसके लिए हमारे देश के युवाएं बहुत परेशान हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि एक एक्सेप्शन कहता है कि सरकार चाहे तो रिजर्वेशन बना सकती है, रिजर्वेशन कर सकती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। और साथ ही साथ ये भी इसका एक्सेप्शन है कि मान लीजिए अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आ रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी विशेष राज्य में, तो वो राज्य की सरकार भी कह सकती है कि हमारे राज्य के हो तो तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगा, किसी और राज्य के हो तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एंड दिस इज कॉल्ड रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। इसे हम कहेंगे रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आपसे रीजनेबली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, एंड दिस इज नॉट अनफेयर, ये अनफेयर नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 किस बारे में डिस्कस करता है, आर्टिकल 16 कहता है कि बाबू जो पहले छुआछूत कहते थे कि हम तो से देह नहीं छुआएंगे, अगर छुआएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। आपने तमाम सारी मूवीज में देखा होगा, लगान एक मूवी है, उसमें भी दिखाया जाता है इस चीज को कि कैसे हमारे देश में अनटचेबिलिटी थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, एबॉलिश मतलब खत्म कर दिया गया, जड़ से नोच के खत्म कर दिया गया। अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है आज तो उसे ऑफेंस माना जाता है। कौन सा ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध माना जाता है उसे। ठीक है, सो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सिंपल, इतनी बातें याद रहेंगी। अगला आर्टिकल नंबर 18 जो कहता है कि हमारे देश में जो पहले टाइटल्स दिए जाते थे, जमींदार, साहूकार, लॉर्ड, सर, ये सारे टाइटल्स अब खत्म कर दिए जाएंगे। हालांकि एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स को अभी भी वैलिड माना जाएगा। जैसे एकेडमिक टाइटल्स मिलता है, आप अभी CS बन जाएंगे तो आपके नाम के आगे CS लग जाएगा, CS अमृत राय या CS अनुज शुक्ला या CS राजशाही। समझ में आ रहा है। एंड अगर आप CA बन जाएंगे तो आपके नाम के आगे CA लग जाएगा, CA अंकुल शाही। तो दिस इज कॉल्ड एकेडमिक टाइटल। ऐसे ही मिलिट्री में टाइटल्स मिलते हैं, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ठीक है, जर्नल, ये सारे भी हमारे टाइटल्स वैलिड होंगे अभी भी। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 17 के बाद आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या कहता है, टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया जाएगा, जो टाइटल्स पहले दिए जाते थे। हालांकि कुछ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स अब भी दिए जा सकते हैं। सिंपल। अगला आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है, क्योंकि ये अपने आप में आपको 6 फंडामेंटल राइट्स देता है। कितने, आर्टिकल 19 ही आपको 6 मौलिक अधिकार दे देता है, 6 तरह के अधिकार दे देता है। कौन कौन से देखते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19, दुनिया में हर इंसान आजाद होना चाहता है, आजाद रहना चाहता है। हम भी आजादी से पहले जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम भी आजादी चाहते थे, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, जो मन करे वो करने की आजादी, लेकिन हमें नहीं थी, हमें हर जगह रोक दिया जाता था। दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि अब हम अपने सिटीजन्स को क्या देंगे, आजादी का अधिकार। एंड दैट्स वाई आर्टिकल 19 क्या देता है हमें, राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार। किस बात की आजादी मिलती है आपको, 6 चीजों की आजादी मिलती है। सबसे पहले स्पीच,
बोलने की आजादी है आपके पास। दूसरा, एसोसिएशन, संगठन बनाने की आजादी आपके पास। तीसरा, मूवमेंट, घूमने की आजादी आपके पास, एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं। चौथा, रेसिडेंस, रहने की आजादी है आपके पास, आप जहां चाहें वहां रह सकते हैं। अगर आप इंडिया में वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं और आप यूपी में जाके रहना चाहते हैं, यूपी में जमीन करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर वेयर एवर यू वांट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर आप जहां जाना चाहते हैं, जहां रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 5, असेंबली, यानी आपको अधिकार मिलता है, आपको राइट मिलता है कि आप, सॉरी पॉइंट नंबर 5 यहां लिख लेते हैं। असेंबली मतलब असेंबल हो सकते हैं, कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होकर मीटिंग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, आपको अधिकार है कि आप व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। जैसे चाहे वैसे का मतलब ये नहीं किसी को गोली मार के रोटी रोटी चला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहे हैं, सुपारी ले रहे लोगों का। ट्रेड करेंगे तो ट्रेड शुड बी लीगल, आप लॉफुल ट्रेड कर सकते हैं, जो मर्जी आप वो ट्रेड कर सकते हैं। आप फुलौना बेचना चाहते हैं, आप टीचिंग के ऑक्यूपेशन में आना चाहते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आप गुड्स बेचना चाहते हैं, सर्विस बेचना चाहते हैं, जहां भी बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं। यू आर फ्री टू डू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, सिंपल। सो आर्टिकल 19 क्या कहता है, हमें 6 तरह की आजादी देता है कि हम बोलने की आजादी हमारे पास है, हमारे पास एसोसिएशन बनाने की आजादी है, हमारे पास मूवमेंट की, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की आजादी है, हमारे पास रेसिडेंस यानी जहां रहना है वहां रहने की आजादी है, एंड साथ ही साथ हमारे पास असेंबली यानी इकट्ठा होने की आजादी है, एंड हमारे पास व्यापार यानी कि ट्रेड बिजनेस करने की आजादी है। सिंपल, यहां तक की बातें समझ में आई सबको? नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 हमें 3 तरह के फंडामेंटल राइट्स देता है। जल्दी जल्दी बताइए, आर्टिकल 20 कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स देता है? आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज? अगर किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है और उसका केस चल रहा है कोर्ट में, जिस समय गुनाह किया था उस समय कानून कुछ और था, और जब जजमेंट आ रहा है तो कानून कुछ और है, कानून बदल गया है, तो जजमेंट में जो उसको सजा दी जाएगी वो उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी जिस समय उसने गुनाह किया था। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। यानी अगर पुराने लॉज के बाद कोई नया लॉ आता है और हमने कानून पुराने लॉ के टाइम पे किया था, तो हमें सजा हमेशा पुराने लॉ के हिसाब से मिलेगी, ना कि नए लॉ के हिसाब से मिलेगी। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। दूसरा हमें प्रोटेक्शन मिलता है अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2। किस बात का प्रोटेक्शन मिलता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, यानी एक इंसान को एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। व्हाट डू यू मीन बाय डबल जियोपार्डी? एक गुनाह के लिए 2 बार सजा। ध्यान से सुनिएगा, एक मामला हो गया, राजशाही ने अनुज शुक्ला का खून कर दिया। अनुज शुक्ला का खून कर दिया, इसके बाद से अनुज शुक्ला के घर वाले बहुत परेशान हुए और राजशाही के खिलाफ केस किए। राजशाही के खिलाफ केस किए, पूरा कोर्ट में जजमेंट वगैरह हुआ, कोर्ट में केस वगैरह चला, एंड फाइनली जज ने जजमेंट सुनाया और जज ने कहा कि राजशाही को अगले 20 साल तक की उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। राजशाही 20 साल बाद सजा काट के आते हैं, तब तक अनुज शुक्ला के मौसा जी घर आए हुए होते हैं, और अनुज शुक्ला के मौसा जी जैसे ही राजशाही को देखते हैं उन्हें सूचना मिलता कि राजशाही ने अनुज शुक्ला की हत्या की थी। तो मौसा जी को बहुत तेज गुस्सा आता है, कहता है ये जिंदा कैसे अभी तक, इसको तो मर जाना चाहिए। और फिर ये ले जाके अनुज शुक्ला के मौसा जी राजशाही के खिलाफ केस करते हैं। अब आप बताइए, क्या कोर्ट दोबारा इस केस को एंटरटेन करेगा? क्या कोर्ट दोबारा राजशाही को पनिश करेगा? नहीं, क्योंकि एक बार एक इंसान को एक गुनाह के लिए सजा मिल सकता है, बार बार नहीं। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। याद रहेगा,
लास्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम, एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया जाएगा स्वयं के खिलाफ गवाही देने से। अगर कोई व्यक्ति आपको फोर्स कर रहा है, वो व्यक्ति कौन होगा? पुलिस ऑफिसर। मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस किया, आपने कोई अपराध किया और आपको पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके आपने नहीं किया, मान लीजिए किसी और ने किया और आपको अरेस्ट कर लिया गया, और वो व्यक्ति आपसे जबरदस्ती कर रहा है कि आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए, और आप कबूल नहीं करना चाह रहे और आपसे जबरदस्ती किया जा रहा है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कभी भी जबरदस्ती अपने खिलाफ गुनाह कबूल नहीं करेंगे, कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे। अगर मान लो आपने गुनाह कबूल भी कर लिया है, तो आप कोर्ट में जाके अपनी उस पर्टिकुलर गवाही से, कबूलनामे से मुकर सकते हैं। आपके पास ये अधिकार है। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 हमें देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमें जीने का अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा, क्या अधिकार है? हमें जीने का अधिकार है, और हमें व्यक्तिगत आजादी का अधिकार है। हम जैसे चाहें वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम जैसे चाहें वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन क्या उस इंसान को भी जीने का अधिकार है जिसने 40 लोगों की हत्या कर दी है? आपके पास जीने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट चाहे तो आपका ये जीने का अधिकार छीन सकता है। कब? जब आपने कोई ऐसा हीनियस क्राइम किया है जिसकी सजा केवल सजाए मौत हो सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? अपने जीवन का अधिकार छोड़ना होगा और आपको मरना होगा। और वहां पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई हैव राइट टू लाइफ। आपने 20 लोगों की हत्या कर दी, कोर्ट ने जजमेंट सुनाया कि आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है, यू विल बी हैंग टिल डेथ। आप कहते हैं जज से, जज साहब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हो का? आओ हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भूल गए? राइट टू लाइफ, हमें जीवन जीने का अधिकार है। तुम कौन होते हो ससुर के नाती हमारा जीवन छीनने वाले? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने क्राइम किया है, और जब क्राइम किया है तो आपका जीवन जीने का अधिकार भी छीना जा सकता है। ओनली इन दिस केस, अदरवाइज आपकी जिंदगी का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। अगला पर्सनल लिबर्टी। आपके पास व्यक्तिगत आजादी का अधिकार है। आप अपनी जिंदगी जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। जिसके साथ चाहें उसके साथ शादी रचा सकते हैं, जिसके साथ चाहें उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। एंड नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट यू। और अगर कोई ऐसा रोकता है आपको तो वो क्या है? वो भी एक ऑफेंस है, वो भी एक अपराध है, और आप उस व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। समझ रहे हैं इतनी बात? तो आज हम आर्टिकल नंबर 21 तक ही रखते हैं। आई होप आर्टिकल नंबर 21 तक की हर एक चीज आपकी क्लियर होगी। अब हम कल पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 21A, जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, उसकी पूरी कहानी। और फिर आर्टिकल नंबर 21A से लेके आर्टिकल नंबर 32 तक हम फंडामेंटल राइट को खत्म करेंगे, और साथ ही साथ हम खत्म करेंगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को, डीपीएसपी को, रिट पिटीशन को, और इस तरीके से आपका CSET का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केवल 3 लेक्चर्स में खत्म होने वाला है। सो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, कैसा लगा लेक्चर? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी क्लासेस गोरखपुर में भी चलती हैं। गोरखपुर में, मोहद्दीपुर में हमारी क्लासेस होती हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं CSET या CS एग्जीक्यूटिव, तो आप सर्च कर सकते हैं टारगेट गुरुकुल लोकेशन हमारे अपने गूगल मैप पे, वहां पे आपको लोकेशन हमारे ऑफिस का मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस की अपडेट्स आसानी से मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकें। किसी बच्चे को CSET में रजिस्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर रजिस्ट्रेशन भी आपका कर दिया जाएगा, उसके लिए भी आपकी असिस्टेंस दे दी जाएगी। उसके लिए भी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।